अस्सलाम वालेकुम जी। आई होप यू आर डूइंग गुड। दिस इज़ एडवोकेट उस्मान आबिद एंड यू आर वाचिंग द लॉ सेशन। आज के इस सेशन में हम देखेंगे कि एक पोस्ट रेस्ट बेल ज़मानत बाद अज़ गिरफ़्तारी को कैसे ड्राफ्ट करते हैं, कैसे उर्दू में ड्राफ्ट किया जाना चाहिए, कैसे इंग्लिश में ड्राफ्ट करते हैं, हाई कोर्ट में जब हम पोस्ट रेस्ट बेल पिटिशन फ़ाइल करते हैं तो उसको कैसे ड्राफ्ट किया जाता है। सो पोस्ट रेस्ट बेल से रिलेटेड ड्राफ्टिंग को आज हम इस सेशन में देखेंगे। सो आई एम गोइंग टू गो ऑफ स्क्रीन नाउ और वो बेल पिटिशंस आपके सामने आ जाएंगे। अब हमारे सामने ये एक पोस्ट रेस्ट बेल पिटिशन ड्राफ्ट की हुई आ गई है, जो कि उर्दू में ड्राफ्ट की गई है। यहाँ पे एक बात क्लियर कर दूँ कि कोर्ट की कोई ये रिक्वायरमेंट नहीं होती कि आप उर्दू में ड्राफ्ट करें या इंग्लिश में ड्राफ्ट करें। ये आपकी पर्सनल चॉइस होती है, आप चाहे उर्दू में कर लें चाहे इंग्लिश में कर लें। बट मैं एक बात यहाँ पे ज़रूर ऐड करूँगा कि एटलीस्ट जब आप एक बेल पिटिशन फ़ाइल करते हैं कोर्ट में, एटलीस्ट वो किसी स्टेनो को दे के कंप्यूटर में से उसको प्रिंट आउट उसके लिए जाए। अदरवाइज़ इस तरह की अब हैंड रिटन ये एक पोस्ट रेस्ट बेल पिटिशन लिखी है तो जज साहब के सामने जो वकील साहब का फ़र्स्ट इम्प्रेशन क्या जाएगा, वो कितना अच्छा तो नहीं होगा। अब एक 20 ग्रेड का डिस्ट्रिक्ट सेशन जज जो है वो इस पिटिशन उसके सामने ये गई है तो वो ऑब्वियसली इसको कोई ज़्यादा इतना वो अप्रिशिएट नहीं करेंगे, तो फिर रिलीफ देना तो बहुत दूर की बात हो जाती है। कोई किसी भी किस्म की ड्राफ्टिंग, कोई बेल पिटिशन हो, कोई सूट हो, किसी भी किस्म की पिटिशन हो, उसमें ड्राफ्टिंग किसी भी वकील का फ़र्स्ट इम्प्रेशन होता है। चाहे आप उर्दू में करें बट एटलीस्ट लेजिबल होना चाहिए, अच्छे प्रिंट आउट के साथ होनी चाहिए। एनी हाउ, सो सबसे पहले अब इसको ड्राफ्ट कैसे करते हैं पोस्ट रेस्ट बेल को। अब ये उर्दू में है, इसके बाद में हाई कोर्ट में भी, क्योंकि ये नीचे से डिसमिस हुई थी बेल्स और इनको हाई कोर्ट में फिर चैलेंज किया गया तो वहाँ पे फाइल की गई थी, वो भी हम बाद में इसके करते हैं। सबसे पहले ऑन द टॉप कोर्ट का नाम आता है, बअदालत जनाब, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट, एडिशनल सेशन जज या सेशन जज, वो जिस भी डिस्ट्रिक्ट के हों उनका नाम आता है। उसके बाद ऑलवेज़ गैप, जो कि ये स्टैंप्स वगैरह के लिए होता है। नेक्स्ट चीज़ होती है जितने भी पिटिशनर्स हैं, जितने भी एक्यूज़ हैं जो ये पिटिशन को फ़ाइल कर रहे हैं, अब एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब इसमें जैसे 2 पिटिशनर्स हैं, 2 एक्यूज़ हैं जो फ़ाइल कर रहे हैं, नंबर 1, नंबर 2, और वो कहाँ के रहने वाले हैं ये सारा कुछ लिखा जाता है डिटेल। बनाम वर्सेस सरकार, सरकार मीन स्टेट, क्योंकि कोई भी जो ऑफेंस होता है वो स्टेट के अगेंस्ट किया जाता है। सो स्टेट इसमें पार्टी होती है। नंबर 2, अगर नंबर 1 करके आप स्टेट कर सकते हैं, नंबर 2 करके आप मुद्दई जो कंप्लेनेंट होता है उसका नाम और उसकी डिटेल्स भी दे सकते हैं। इसमें नहीं दी गई बट आप दे सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ होती है पोस्ट रेस्ट बेल पिटिशन में, वो एफआईआर का नंबर लिखना होता है जिसको मुकदमा नंबर कहते हैं। वो किस डेट को एफआईआर हुई और कौन कौन से ऑफेंसेस के अंडर वो रजिस्टर हुई है। अब जैसे इसमें 324, 337 ये कोई फ़ाइट का, अटैम्प्ट टू मर्डर का केस है, और प्लस वो किस पुलिस स्टेशन में हुई, ये सारी डिटेल हमने देनी होती हैं बेल पिटिशन में। उसके बाद पिटिशन का टाइटल, दरख्वास्त ज़मानत बाद अज़ गिरफ़्तारी ज़ेर दफ़ा 497 ज़वाद फ़े। दिस इज़ अ पोस्ट रेस्ट बेल जो कि अंडर सेक्शन 497 ऑफ सीआरपीसी फ़ाइल की जाती है। तो ये हमने टाइटल पिटिशन का देना होता है। अगर यहाँ पे प्री रेस्ट बेल होगी, कबल अज़ गिरफ़्तारी होगी, तो वहाँ पे 498 आ जाएगा। ये पोस्ट रेस्ट है तो 497 में आएगी। अब उसके बाद नेक्स्ट कैसे ड्राफ्ट करनी है। जनाब अली ये के मुकदमा उन्वाने वाला बर बयान मोहम्मद रोशन ये के कंप्लेनेंट है, दर्ज रजिस्टर थाना इस डेट को हुआ। ये इन्होंने पहला पैराग्राफ बनाया। नेक्स्ट अब फिर फैक्ट्स बताए जाते हैं कि फ़ैक्ट्स क्या हैं इस केस के, इस एफआईआर के। इन्होंने सिंपल लिख दिया ये कि मुख्तसरन हालात मुकदमा के लिए नकल एफआईआर लफ है कि जो ब्रीफ फैक्ट्स देखने के लिए हमने साथ इसके एफआईआर को अटैच कर दिया, वहाँ से देख लें। इस पैराग्राफ में ये लिखा गया, बट अगर आप चाहें तो यहाँ पे उनको समराइज़ करके फैक्ट्स को भी लिख सकते हैं। उसके बाद आप लिख सकते हैं कि एफआईआर जो है वो साथ अटैच की जा रही है, नेक्स्ट की जा रही है। उसके बाद आते हैं ग्राउंड्स। अब जो ये दे रहे हैं, जितने भी आपके ग्राउंड्स हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, वो सारे आपने यहाँ पे फिर मेंशन करने होते हैं। तरतीब यही होती है कि ऑब्वियसली आपने फैक्ट्स पहले लिखने होते हैं, उसके बाद अपने ग्राउंड्स लिखते हैं।
अब इसमें ये क्या ग्राउंड्स ले रहे हैं, ये एक फ़ाइट का केस है जिसमें अटेम्प्ट टू मर्डर भी है। ये कि साइलान मुलजमान शरीफ और गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं जिनको नाहक तौर पर मुबैना मुकदमा में मुलव्वस कर दिया गया है, बिल्कुल बेकसूर हैं। पहला ग्राउंड इन्होंने ये ले लिया कि हम इनोसेंट हैं। उसके बाद ये कि साइलान मुलजमान को सियासी धड़ेबंदी की वजह से जाली MLC करवा के नाहक तौर पर मुलव्वस किया गया। दूसरा ग्राउंड इस पिटीशन में ये लिया गया। नेक्स्ट अब जो ग्राउंड्स ले रहे हैं उसमें है नंबर 3 पे, ये साइल मुलज़म नंबर 1 मुताबिक मुबैना FIR जो पहला साइल नंबर 1 है, मुलज़म नंबर 1 है जो कि जिसका नाम है मोहम्मद अय्याज़, इस पे 337A2 यानी इन्होंने किसी के चेहरे या हेड पे जो इंजरी कॉज की है वो है जो कि प्रोहिबिटरी क्लॉज में फॉल ना करता है। अब ये प्रोहिबिटरी क्लॉज हमने देखना होता है कि जो रोल मुलज़िम को दिया गया है क्या वो प्रोहिबिटरी क्लॉज में फॉल कर रहा है या नहीं। प्रोहिबिटरी क्लॉज मींस, इसको उर्दू में ममनुआ क्लास कहते हैं, कि जो भी ऑफेंसेस 10 साल से कम जिनकी सज़ाएं हैं, जब जैसे ये A2 है इसकी सज़ा होती है 3 इयर्स, आई थिंक 3 इयर्स है, तो ये 5 साल से कम है, इसलिए ये प्रोहिबिटरी क्लॉज में फॉल नहीं करता। हमने मेंशन करना है कि एक्यूज़ को जो ऑफेंस एट्रीब्यूट है, वो जो रोल उसको एट्रीब्यूट किया गया जिससे जो ऑफेंस बनता है वो प्रोहिबिटरी क्लॉज में फॉल नहीं करता कि 10 साल से कम सज़ा है हमें ज़मानत दे दें। नेक्स्ट वो बता रहा है कि ये कि हमराही मुलज़मान यानी कि जो को एक्यूज़ हैं उनकी ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी ASJ ने ही मंजूर कर ली है और जो बकिया थे उनकी लाहौर हाई कोर्ट से हो चुकी है, इसलिए केस फर्दर इंक्वायरी का बनता है कि अगर को एक्यूज़ को बेल दे दी गई है तो हमें भी दे दें। इसको रूल ऑफ कंसिस्टेंसी भी कहते हैं, रूल ऑफ कंसिस्टेंसी, कि अगर एक जैसे रोल हों कुछ मुलजमान के और उनमें से कुछ को बेल दे दी जाए तो दूसरों को भी दे दी जाए। तो ये भी हमें देखना होता है कि अगर एक से ज़्यादा मुलज़म है तो ये ग्राउंड भी हमने लेना होता है। अब जैसे इसमें एक से ज़्यादा मुलज़म है, कुछ को पहले ही प्री अरेस्ट उनकी कंफर्म हो गई है तो ये कह रहे हैं हमें भी दें। नेक्स्ट अब ये है कि साहिल मुलज़म नंबर 2, अब ये जो दूसरा मुलज़म था उसके रोल के रिलेटेड ये बात कर रहा है जिसका नाम है मोहम्मद सिद्दीक, से ज़रब की बाबत मुबैना मज़रूब आलमगीर की ज़रबात DHQ मुज़फ़्फ़रगंज, यानी जो इसको एट्रीब्यूट की गई हैं मुलज़िम नंबर 2 को, उनको हमने उससे रिलेटेड उस मेडिकल को भी चैलेंज कर दिया है, इसलिए ये डाउटफुल है हमें बेल दी जाए। नेक्स्ट है कि हमने ये लाजमी मेंशन करना होता है कि अगर साइलान मुलज़मान जो भी एक्यूज़ पर्सनस हैं उनके अगेंस्ट कोई वो नॉन कन्विक्टेड हैं, कोई उनके अगेंस्ट अगर कोई पहले FIR नहीं हुई तो हमने ये लाजमी मेंशन करना होता है, उनका गुड करैक्टर शो करना होता है कि ये FIR झूठी है। ये कि मुबैना FIR में 2 यौम की बिला जवाज़ तख़ीर से कराई गई है जिसकी माकूल वजह ना बयान की गई है। अब ये अगर मैं ये पिटीशन ड्राफ्ट करूं तो मैं इसको ऑन द टॉप रखूंगा अपने ग्राउंड्स में। क्यों? क्योंकि जो अगर FIR में जितनी भी डिले होगी वो एक्यूज़ को बेनिफिट करती है अगर वो एक्सप्लेन नहीं किया गया कि क्यों वो देर से FIR दर्ज करवाई गई है। इससे ये फर्दर इंक्वायरी में केस इस तरह से जाता है कि ये हो सकता है कंकॉक्टेड स्टोरी हो, इसको फर्दर प्रॉब होना चाहिए। सो ये एक ग्राउंड ये भी लिया गया है। अच्छा, नेक्स्ट है कि साइलान मुलज़मान बंद हवाला जुडिशल हैं, यानी वो जुडिशल हो चुके हैं, माकूल ज़मानत पेश करने को तैयार हैं। अब ये आगे फिर आती है प्रेयर। अंदरी हालात इस्तदा है कि साइलान मुलज़मान की दरख्वास्त ज़मानत बाद अज़ गिरफ़्तारी ज़ेर दफ़ा 2 मंजूर कर फरमाई जावे, कि उनको ये हमने प्रेयर ज़रूर लिखनी होती है, प्रेयर। उसके बाद अर्ज़े, फिर वो जो एक्यूज़ होते हैं पटिशनर्स होते हैं उनके नाम वगैरह लिखे जाते हैं और काउंसिल के साइन भी होते हैं, स्टैम्प वगैरह। अब ये जो एक पटिशन लिखी गई है इसमें कोई ये मसला नहीं है कि ये कोई गलत लिखी गई है पोस्ट रेस्ट बेल, इसमें ग्राउंड सारे मेंशन किए गए हैं, बट द वे इट इज़ रिटन वो थोड़ा सा मुझे कंसर्न है कि जब हमने नई वकालत शुरू करनी होती है, यंग वकील होते हैं,
वो कम से कम इस किस्म की पटिशन्स ना ड्राफ्ट करें, कंप्यूटर से उसका प्रिंट निकलवाएं, उनके ग्राउंड्स को अच्छी तरह से फ्रेम करें, लैंग्वेज अच्छी हो, चाहे उर्दू हो चाहे इंग्लिश हो, क्योंकि फ़र्स्ट इंप्रेशन होता है ये आपका। अब यहाँ से ये एक डिस्ट्रिक्ट जज के पास कोर्ट में ये पोस्ट ट्रस्ट बेल फाइल की गई थी। अगर इंग्लिश में ड्राफ्ट करना हो तो फिर वो कैसे ड्राफ्ट करते हैं, देखें ये पिटिशन उर्दू में ड्राफ्ट की गई है, इसके बाद ये डिसमिस हुई तो हाई कोर्ट में ये पिटिशन फाइल की गई थी इन्हीं बंदों की, इन्हीं एक्यूज़ की। अब हाई कोर्ट में कैसे करते हैं, जैसे हम हाई कोर्ट में इंग्लिश में ही ड्राफ्टिंग की जाती है, सो हम क्या कर सकते हैं, उसी पिटिशन के पैटर्न पे हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी सेशन कोर्ट में भी पिटिशन बेल पिटिशन ड्राफ्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो हाई कोर्ट के लिए हमें इंडेक्स देना होता है, जिसमें ऑन द टॉप ऑब्वियसली कोर्ट का नाम इन द लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच मुल्तान, ये मुल्तान में बेल पिटिशन फाइल की थी। फिर ये क्रिमिनल मिसलेनियस नंबर इसमें बेल का उन्होंने लिखना होता है, तो हम इतनी थोड़ी सी जगह छोड़ते हैं। फिर पार्टीज़ के नेम होते हैं, ऑब्वियसली मोहम्मद अय्याज वर्सेस स्टेट। अब ये मोहम्मद अय्याज ने इसमें बेल पिटिशन फाइल की, ये उसी की नेक्स्ट है, उन दो मुलज़मों में से एक मोहम्मद अय्याज ने ये पिटिशन फाइल की है। अब फिर इंडेक्स में हमने सीरियल नंबर बताना होता है कि इसमें कितने डॉक्यूमेंट्स हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हम अनेक्स कर रहे हैं, उनके अनेक्स नंबर्स क्या हैं, और फिर पेजेस, कौन कौन से पेजेस पे वो डॉक्यूमेंट्स अनेक्स किए गए हैं, ये इंडेक्स हमने बनाना होता है। ये हम चाहें तो हम सेशन कोर्ट में भी इस तरह ड्राफ्ट कर सकते हैं, उसमें कोई बार तो नहीं है। नीचे फिर पिटिशनर का, हम्बल पिटिशनर और वकील साहब के नाम और सिग्नेचर वगैरह आते हैं। अब या अगर हम इसको सेशन कोर्ट में फाइल करना चाहें तो इन द कोर्ट ऑफ सेशन कोर्ट मुजफ्फरगढ़ मुल्तान, जहाँ की भी है, सिर्फ ये टाइटल चेंज होगा, अदरवाइज़ तो सेम ही रहेगी। उसके बाद अब ये हाई कोर्ट में जो पिटीशन अब यहाँ पे इंग्लिश में ड्राफ्ट की गई है, मैं फिर कह रहा हूँ कि इसी पैटर्न पे हम सेशन कोर्ट में भी पिटीशन ड्राफ्ट कर सकते हैं। इन द लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच मुल्तान, यहाँ पे कर लें इन द कोर्ट ऑफ सेशन जज मुल्तान या मुजफ्फरगढ़, जहाँ से कि भी वो जज साहब हैं। उसके बाद अब जी अगर क्रिमिनल्स मिसलेनियस नंबर का हमने लिखना होता है लाजमी हाई कोर्ट के लिए, लेकिन अगर सेशन कोर्ट के लिए करना तो ये हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो पिटिशनर है ऑब्वियसली मोहम्मद अय्याज है, उसकी पूरी डिटेल्स, पिटिशनर वर्सेस स्टेट, नंबर 1 स्टेट सरकार, और नंबर 2 कंप्लेनेंट, जो भी मुद्दई होता है, कंप्लेनेंट होता है, उसकी भी डिटेल देते हैं। ये दोनों रिस्पोंडेंट्स हैं। इसके बाद पिटीशन का टाइटल, पिटीशन अंडर सेक्शन 497 CRPC फॉर द ग्रांट ऑफ पोस्ट ट्रस्ट बेल टू द पिटिशनर, ये पिटीशन का टाइटल होगा। अगर यहाँ पे प्री अरेस्ट बेल होगी तो यहाँ पे 498 आ जाएगा और पोस्ट ट्रस्ट की जगह प्री अरेस्ट बेल आ जाएगा। अब इसके बाद हमने जैसे उर्दू वाली में बताया था, नीचे हमने FIR का नंबर देना होता है, किस डेट को हुई, कौन से ऑफेंसेस हैं, किस पुलिस स्टेशन में और किस डिस्ट्रिक्ट का ये केस है, ये सारी डिटेल्स हमने लिखनी होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट अब शुरू होता है रिस्पेक्टफुली शुअत, यानी जनाब अली पटिशनर हस्बे झैल अर्ज़ गुज़ार है। उसके बाद ये हमने फैक्ट्स लिखने होते हैं कि देखिए वहाँ पे तो उन्होंने सिंपली अटैच कर लिख दिया था ना कि FIR साथ अटैच है, पढ़ लें, लेकिन अगर आप चाहें तो थोड़े से प्रिसाइजली फैक्ट्स भी लिख सकते हैं। दैट द कंप्लेनेंट रिस्पोंडेंट नंबर 2 गॉट लॉज्ड अबव सेड FIR टू द पिटिशन अगेंस्ट द पिटिशनर एंड अदर्स by leveling the allegations that accused petitioner along with his co-accused persons launched murderous assault on the complainant party and caused them injuries। ये देखें, अब ये प्रिसाइजली उन्होंने फैक्ट्स यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। इसके बाद उन्होंने साथ फिर वो MLC FIR और MLC दोनों अनेक्स कर दिया, अनेक्स A और अनेक्स B। अब यहाँ इसके बाद हाई कोर्ट में फ़र्दर आपने ये भी बताना होता है कि इससे पहले अगर आपने कहीं पे पिटीशन फ़ाइल की है, जैसे इन्होंने लिखा है कि अब ये इससे पहले जो है प्री अरेस्ट बेल भी फ़ाइल की गई थी जो कि डिसमिस हुई हैं, वो साथ अनेक्स करनी होती हैं, हाई कोर्ट में कंपलसरी है। फिर सेशन कोर्ट में वो ये डिसमिस हुई इनकी पिटीशंस, ये अरेस्ट हुए। उसके बाद इन्होंने मुजफ्फरगढ़ में सेशन जज साहब के पास
ये जो मैंने उर्दू में पढ़ी है वो पिटीशन फ़ाइल की, फिर वहाँ से वो डिसमिस हुई और वो भी साथ अनेक्स करनी होती हैं। हाई कोर्ट में आप कोई भी चीज़, कोई भी फैक्ट ना, हाई कोर्ट नहीं, किसी भी कोर्ट में आप उसको कंसील नहीं कर सकते, छुपा नहीं कर सकते आप। यहाँ पे इन्होंने ये भी बताया है कि इन्होंने प्री अरेस्ट बेल पहले फ़ाइल की थी अरेस्ट होने से पहले, फिर वो डिसमिस हुई, साथ नेक्स्ट की, फिर उसके बाद इन्होंने सेशन कोर्ट में अपनी पोस्ट अरेस्ट बेल्स फाइल की, वो डिसमिस हुई, उनकी पिटीशंस और ऑर्डर्स साथ अनेक्स करने हैं। ये सारे फैक्ट्स आ गए इस केस के। इसके बाद अगर हम यही पिटीशन सेशन कोर्ट में फ़ाइल कर रहे हैं तो हम सिर्फ फैक्ट्स लिखेंगे, प्री अरेस्ट बेल है अगर तो उसका हवाला दे देंगे, अगर अनेक्स करना चाहें तो कर देंगे। तो उसके बाद फिर हमने ग्राउंड्स देने होते हैं। ये नंबर 4 पे आ गई मेन चीज़, दैट द पिटिशनर सीक्स हिज बेल आफ्टर अरेस्ट इंटर लाया ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स। यहाँ पे स्पेसिफिकली ग्राउंड्स का एक टाइटल सा देना चाहिए। उसके बाद हम अपने ग्राउंड्स मेंशन करते हैं जो भी हमने उर्दू में पढ़े थे उस पिटीशन में जो सेशन कोर्ट में फ़ाइल की गई थी, अब ये इंग्लिश में है। ऑब्वियसली सबसे पहले तो आपने ये मेंशन करना होता है कि मैं इनोसेंट हूँ, दैट द पिटिशनर इज़ इनोसेंट फॉल्सली बिन इन्वॉल्व्ड इन दिस केस विद द मेलाफाइड इंटेंशन एंड अल्टीरियर मोटिव्स ऑफ द लोकल पुलिस एज वेल एज कंप्लेनेंट। सो ऑब्वियसली फर्स्ट थिंग तो आपने यही कहना ना कि हम लोग जो हैं वो इनोसेंट है। उसके बाद दैट देयर इज़ इन ऑर्डिनरी डिले ऑफ 2 days। देखिए मैंने कहा था ना अगर मैं ड्राफ्ट करूँगा तो टॉप पे मेरा ये ग्राउंड आएगा। 2 दिन की जो डिले थी वो मैंने यहाँ पे वकील साहब ने मेंशन कर दी। उसके बाद फिर आपने लिखना है कि नेक्स्ट इन्होंने ग्राउंड लिया दैट इट इज़ इंपॉर्टेंट टू मेंशन हियर दैट द कंप्लेनेंट रिस्पोंडेंट नंबर 2 इम्प्लीकेटेड द पिटिशनर एंड अदर्स अबव सेड केस टू प्रीवियस ग्रज एंड एनिमिटी, यानी कि पुरानी दुश्मनी थी उस वजह से कर लिया। ये भी इन्होंने ग्राउंड लिया। यानी जितने भी आपके ग्राउंड हैं वो सारे आपने यहाँ पे मेंशन करने होते हैं। अब यहाँ पे ई देख लें आप, that the ocular account does not corroborate with the medical evidence which makes the case one of further inquiry। ये इनका एक मेन ग्राउंड है कि जो मेडिकल एविडेंस है जो एफआईआर में कहा गया है, जो आई विटनेसेस कह रहे हैं वो कहीं पे और इंजरी को मेंशन कर रहे हैं जबकि मेडिकल में कहीं पे और आई है। सो ये एक इनका अच्छा ग्राउंड है। फिर डिले आ गया। नेक्स्ट फिर आ जाता है कि जो एफआईआर की स्टोरी है वो डाउट्स क्रिएट करती है। उसके बाद जितने भी आपके ग्राउंड्स हैं वो आपने यहाँ पे मेंशन करने हैं। फिर यहाँ पे इन्होंने ये भी मेंशन किया है कि को एक्यूज जो हैं उनको कौन कौन सी उनकी कंफर्म हो चुकी हैं प्री अरेस्ट बेल्स, तो हमें भी बेल दी जाए। फिर इनोसेंट है, जेल में है, वो ही सारे जो उर्दू वाले ग्राउंड्स थे वो सारे यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। उसके बाद आ जाती है हमारी प्रेयर। अब प्रेयर में यही कहना होता है कि हमारी पिटीशन को एक्सेप्ट किया जाए और जो हमें पोस्ट अरेस्ट बेल दी जाए। फिर पिटिशनर के साइन होते हैं, वकील साहब के साइन होते हैं और सर्टिफिकेट एंड पे दिया जाता है। अब सर्टिफिकेट में ये बताया जाता है कि ये एज़ पर इंस्ट्रक्शंस ऑफ माय क्लाइंट इट इज़ फर्स्ट बेल एप्लीकेशन ऑन द सब्जेक्ट मैटर बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट, यानी ये फ़र्स्ट एप्लीकेशन फ़ाइल की जा रही है। अगर इससे पहले कोई और भी फ़ाइल की है, कोई डिसमिस हुई है नॉन प्रोसिक्यूशन की वजह से, तो वो भी हमने मेंशन करना होता है। कोई फैक्ट हमने छुपाना नहीं होता। अब जिसमें यहाँ पे प्री अरेस्ट बेल्स का भी इसने जिक्र किया सर्टिफिकेट में, को एक्यूज्ड की जो ज़मानतें बेल्स अलाउ हुई हैं वो सारी भी मेंशन की हैं इस सर्टिफिकेट में। सो ये सेम वे हम एक पिटीशन बिफोर सेशन कोर्ट भी फाइल कर सकते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में भी कर सकते हैं, उर्दू में भी कर सकते हैं। लेकिन ये देखें अगर हम डिफरेंस देखना चाहें तो जो हमने पहले उर्दू वाली एक पिटीशन देखी है जो कि हैंड रिटन थी सेशन कोर्ट के सामने, और ये अगर उसकी जगह हम यहाँ वहाँ पे सेशन कोर्ट में इस तरह अगर एक इंग्लिश में या उर्दू में अच्छी वेल रिटन वेल वर्स्ड आंखों को अच्छी लगने वाली पिटीशन देंगे तो हमारा ख़ास तौर पे जो यंग लॉयर्स हैं उनका इम्प्रेशन अच्छा जाता है। देखिए जो छोटी तहसील्स होती हैं जैसे ख़ास तौर पे सदर्न पंजाब में, वहाँ पे नॉर्मली लोअर कोर्ट्स में जो पिटीशंस फाइल की जाती हैं, बेल पिटीशंस हो गए, वो उर्दू में लिखी जाती हैं और वो भी हैंड रिटन होती है। अगर वहाँ पे कोई भी यंग लॉयर
इंग्लिश में अगर लिखना शुरू कर देगा, इस किस्म की बात वही कर रहे हैं जो उर्दू में कर रहे हैं, पैटर्न सेम है। बट अगर आप इंग्लिश में लिखोगे तो आपका इम्प्रेशन अच्छा जाता है, आपको जज साहब अप्रिशिएट करते हैं। सो ड्राफ्टिंग बड़ा एक ऐसी चीज़ होती है जिस पे नॉर्मली यंग लॉयर्स भी बिल्कुल भी उसको कंसिडर नहीं करते, उसको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते, बट उसको देनी चाहिए। अब मैंने आपके डिफरेंस आपके सामने दोनों बेल पिटिशंस का रख दिया है कि उर्दू में जो लिखी गई थी, अगर वहाँ पे इस किस्म की इंग्लिश में या अच्छी टाइपिंग के साथ इसकी जगह अगर अच्छी टाइपिंग में एक पिटिशन लिख दी जाती तो क्या इम्प्रेशन अच्छा नहीं जाना था? को थोड़ा बहुत अब खुद ही आप फैसला कर लें। एक ये पिटिशन लिखी हुई है, एक ये पिटिशन लिखी हुई है जिसमें ग्राउंड्स अलग-अलग हर एक को एक्सप्लेन किया गया है। एनी हाउ, सो दिस इज़ द वे हाउ वी ड्राफ्ट अ बेल पिटिशन इन उर्दू एंड इंग्लिश। ये आपकी पर्सनल चॉइस है, बट कोशिश करें अपने पैराग्राफ्स को शॉर्ट करें। एक पैराग्राफ में एक बात ही होनी चाहिए, एक ही ग्राउंड होना चाहिए। I hope I've cleared everything regarding the drafting of post-trust bail petition. Thank you very much. Take care. Allah.